हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना है कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए कभी वो कभी संकल्प नहीं होता। और हार को हमेशा अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा कभी भी हारना नहीं है, रुकना झुकना नहीं है। हमेशा कैसी भी विषम परिस्थितियों में अपने आप को निखारना है, और जो अपने आप को निखार जाएगा वो एक दिन जाकर के अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन उस दिन के लिए आपको रातों जा करके मेहनत करनी पड़ती है। तो आज अपन डील करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, एसटीडी के बारे में। एसटीडी क्या होती है? एक एसटीडी आपने पहले देखा होगा कि जहां भी आप एसटीडी का बूथ लगा हुआ होता था और आप वहां जाकर के आप टेलीफोन करते थे, सोना मोना जानू से बातें करते थे, वो वाला एसटीडी नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीजेस फैलती है उन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के नाम से जाना जाता है। तो मेनली अपन फोकस करते हैं कि एसटीडी क्या होती है। एसटीडी का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। जब भी अपन कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उस दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है या इन्फेक्टेड हो जाता है, एक पर्सन इन्फेक्टेड है। और जब भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जाना जाता है, एसटीडी के नाम से जानते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यही होता है, सेक्सुअल यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के नाम से जाना जाता है। तो ये मीनिंग अगर आपका क्लियर हो चुका है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से फैलती है, क्या क्या इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आती है, कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में, इन एस्पेक्ट के बारे में अपन डील करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे, ये कैसे फैलती है, क्या इनकी कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सम कॉमनली प्रॉब्लम्स होती है जो कि सभी एसटीडीज में मेनली देखने को मिलती है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम कॉमन प्रॉब्लम सीन इन ऑल एसटीडी। सभी एसटीडी में वो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो कि मेनली देखने को मिलती है। तो सभी एसटीडीज में मेनली कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें सभी में कॉमनली पाई जाती है। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर कि पेन और बर्निंग मिक्चुरेशन। यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी होता है। जब भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूरिन पास आउट करते हैं तो उस दौरान या तो आपको पेन होगा या उस टाइम पे क्या होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है। इसे ही बर्निंग मिक्चुरेशन या पेनफुल मिक्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। मिक्चुरेशन का मतलब होता है बॉडी से यूरिन को वॉइड करना, मिक्चुरेशन कहलाता है। तो जब भी आप यूरिन को पास आउट करते हैं उस दौरान या तो पेन होगा या उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है उस टाइम पे, तो इसे पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। बात करें यहां पर कि डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस और वजाइना। पेनिस और वजाइना से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि डिस्चार्ज किस टाइप का होता है। तो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा पेनिस से, मेल में पेनिस से डिस्चार्ज देखने को मिलता है और फीमेल में वजाइना से वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर या तो ब्यूबोज बन जाएंगे या वार्स देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, लाइक ब्यूबोज एंड वार्स की एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी।
like buboes and warts। ब्यूबोज एंड वार्ड्स क्या होते हैं? ब्यूबोज का मतलब होता है लाइक दैट द, यहाँ पर जैसे ही आपका बबल बनता है, या बात करें अपन सेकंड डिग्री बर्न में क्या देखने को मिलता है, जैसे आपके बबल्स बन जाते हैं उस टाइप का। अगर यहाँ पर जेनाइटल एरिया के आसपास में या तो वार्ड्स देखने को मिल सकता है, घाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी टाइप का मॉल या ब्यूबोज बना हुआ पाया जा सकता है। या फिर बात करें कि इस एरिया में क्या हो देखने को मिलेगा, तो या तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी उनके, लाइक ब्यूबोज बन सकते हैं, वार्स देखने को मिल सकता है, या फिर शॉर्ट कैंसर या अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। शॉर्ट कैंसर या फिर अल्सर फॉर्मेशन, या फिर वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो सभी एसटीडीज में मेनली देखी जाती है। पेनफुल बर्निंग और मैच्योरेशन देखने को मिलेगा, जहां पर यूरिन को जैसे अवॉइड करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, पेन होगा या उसका बर्निंग सेंसेशन होती है। डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पेनिस और वजाइना से डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है वहां पर जेनाइटल ऑर्गन के आसपास में, तो या तो ब्यूबोज या वार्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें वहां पर या तो अल्सर का फॉर्मेशन या कैंसर बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, सभी एसटीडीज में मेनली देखी जाती है। बात करते हैं यहाँ पर, अब आपको एक बात बता दूं कि एक बहुत ही तगड़ी डिजीज होती है जिसे नाम से जाना जाता है किसिंग डिजीज। किसिंग डिजीज के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है? तो ये भी एक एसटीडी होती है, मेनली किससे देख फैलती है? तो यहाँ पर ये मेनली किससे फैलेंगे, इसे किसिंग डिजीज या मोना डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किसिंग डिजीज या मोनो डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मेनली इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर किसिंग डिजीज या मोनो डिजीज होती है, किससे फैलती है? तो इसे नाम दिया जाता है मोनोन्यूक्लियोसिस से फैलने वाली डिजीज होती है मोनोन्यूक्लियोसिस। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर किसिंग डिजीज मोनो डिजीज को नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं, या फिर इसको नाम एक अदर नेम है इसका मोनो न्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस कह दो या मोनो डिजीज कह दो या किसिंग डिजीज कह दो। तो किसिंग डिजीज या मोनोन्यूक्लियोसिस के नाम से एक्चुअल में जो मेन होता है मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, और मोनोन्यूक्लियोसिस को ही मोनो डिजीज या फिर किसिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका पॉजिटिव एजेंट की बात करूं मैं, किसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा? तो ईबीवी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द मोनोन्यूक्लियोसिस। ईबीवी का मतलब क्या होता है? ईबीवी का मतलब होता है एब्स्टेन एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो डिजीज करवा सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस करवा सकता है, किसिंग डिजीज करवा सकता है, या फिर क्या करवा सकता है, यहाँ पर मोनो डिजीज के नाम से मोनोन्यूक्लियोसिस करवा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किस करने की वजह से होती है तो उसको किसिंग नहीं कहते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से या फिर एप्स्टेन बार वायरस की वजह से, अगर एप्स्टेन बार वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या जा करके आपको किसिंग डिजीज करवा सकता है या मोनो डिजीज करवा सकता है। तो ये अगर टॉपिक आपका क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि क्या इसके कॉमनली वो ऐसी कौन कौन सी मेनली 5 क्लासिकल ट्रेंड्स में वो कौन कौन से एसटीडीज होती है, 5 क्लासिकल एसटीडी के बारे में फिर अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो मैक्सिमम इसे शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ने वाले हैं अपन की मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। अब बात करते हैं 5 क्लासिकल एसटीडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 क्लासिकल एसटीडी कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर एक साइड में आपको लिखना है डिजीज के बारे में लिखेंगे, एक साइड में लिखना है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, और एक साइड में लिखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मेनली यहाँ पर फर्स्ट 3 कॉलम बनाने हैं। पहला लिखना है कि कौन सी डिजीज होती है। सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा,
और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा आईपी कितना देखने को मिलता है। इन तीनों के बारे में अपन एक एक करके इनका डिटेल में डील करने वाले हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, डिजीज कौन सी डिजीज होती है। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो डिजीज आती है उसे नाम दिया जाता है सिफिलिस। सिफिलिस और सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम होता है। इसका क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट होता है। बात करें अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 90 डेज, 9 से लेकर के 90 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। बहुत ही लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिफिलिस होती है, किससे फैलती है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम होगा और इसे स्पाइरो स्पायरोकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 9 से 90 दिन की फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, तो 9 to 90 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें सेकंड नंबर पे सेकंड डिजीज के बारे में, तो होती है नाइजेरिया, गोनोरिया से फैलने वाले गोनोरियल डिजीज। गोनोरिया डिजीज, अब गोनोरिया की बात करते हैं, किससे फैलती है, पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है नाइजेरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया क्या है, पॉजिटिव एजेंट होता है। बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा, 1 to 5 डेज का, 1 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें चेल्सी रोड की, चेल्सी रोड का पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा, तो चैनसीरॉइड। अब चैनसीरॉइड क्या होता है, ये भी एक क्या है, एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो हीमोफिलस डुक्रियाई देखने को मिलेगा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, नाम लिख लीजिए उसका, हीमोफिलस हीमोफिलस डुक्रियाई का पॉजिटिव एजेंट होता है। अब हीमोफिलस डुक्रियाई क्या होता है, ये एक ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, तो ये ग्राम नेगेटिव होता है। बात करें यहाँ पर कि ट्रेपोनिमा पैलिडम स्पायरोकेट होता है, नाइजेरिया होता है, ग्रोनोरिया ये भी क्या होता है, एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है। बात करें अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 3 to 5 डेज का, 3 से लेकर के 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें फोर्थ नंबर पे जो क्लासिकल डिजीज आती है एसटीडी, एलजीवी, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरम। लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरम एलजीवी के नाम से जानी जाती है। तो एलजीवी क्या होती है, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरम के नाम से जाने वाली डिजीज है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो पॉजिटिव एजेंट होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एलजीविया लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम का जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस देखने को मिलेगा। बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 3 to 12 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। 3 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करते हैं फिफ्थ जो डिजीज है वो डोनोवेनोसिस। डोनोवेनोसिस की बात करेंगे। डोनोवेनोसिस क्या होता है, यहां पर इसका पॉजिटिव एजेंट की बात करें, तो पॉजिटिव एजेंट इसका देखने को मिलेगा क्लैप्सेला होता है, क्लैप्सेला ग्रेनुलोमेटस। क्लैप्सिला ग्रेनुलोमेटस। क्लैप्सेला ग्रेनुलोमेटस क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा। या बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो क्लेमाइबैक्टीरियम। क्लेमेटो बैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटस।
बात करते हैं यहाँ पर डोनोवेनोसिस के, तो डोनोवेनोसिस क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, क्लैब्सिella ग्रैनुलोमेटस या क्लैम्बैक्टीरियम ग्रैनुलोमेटस के से फैलने वाली डिजीज होती है। बात करते हैं यहाँ पर मेनली किससे फैलती है, कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 3 to 21 डेज, 3 से लेकर के 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास में टाइम है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से फैलती है, मेनली ये क्या होती है, डिजीज होती है वो पैरासाइट से, और किससे फैलने वाली होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। बात करते हैं सिफिलिस होता है, किससे फैलता है, तो ट्रैपोनिमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होता है, उससे फैलने वाली डिजीज होती है। 9 से 90 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। कितने दिन का होता है, 9 से 90 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया एक नाइजीरिया गोनोरिया क्या है, बैक्टीरिया होता है, उससे फैलने वाले डिजीज होती है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होगा, 1 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बात करें चैंसेरॉइड की कि चैंसेरॉइड क्या होता है, तो यहाँ से हीमोफिलस जुगरिया इसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। 3 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। एलजीबी की बात करें तो एलजीबी का मतलब होता है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरा, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस से फैलती है, पॉजिटिव एजेंट होगा क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस होगा। 3 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डोनोवेनोसिस की बात करें तो डोनोवेनोसिस क्या है, एक क्लैब्सिella ग्रैनुलोमेटस से फैलने वाली डिजीज होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कोलम्बैक्टेरियम ग्रैनुलोमेटस, कैलमबैक्टीरियम ग्रैनुलोमेटस से फैलती है। 3 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एज पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं कि इसका अब मेनली एक एक डिजीज पढ़ने वाले हैं। बात कर ले अगर कि मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज होती है, तो मेनली जो मोस्ट कॉमन डिजीज फैल रही है अभी वर्ल्ड में एसटीडी, वो कौन सा होता है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बात करेंगे एचपीवी के बारे में। एचपीवी क्या होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इसकी वजह से फैलने वाली डिजीज है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड में कौन सी पाई जाती है, एचपीवी होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यहां से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल जो रीजन होता है या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज्यादा कौन सा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, तो एचपीवी का इन्फेक्शन होगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो बात करते हैं मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड में कौन सी एसटीडी है जो मोस्ट कॉमन है, तो यहां पर आंसर देना है आपको, एचपीवी होगा, ह्यूमन। एचपीवी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इसे एचपीवी के नाम से जाना जाता है। एचपीवी क्या है, अब मेनली एचपीवी से क्वेश्चन आता है, यहां से आप स्टार मार्क लगा करके 5 स्टार दे सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर एचपीवी का इन्फेक्शन होता है। एचपीवी इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो ये मेनली आपके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट होता है। एचपीवी होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, एक वायरस होता है जो जाकर के क्या करवा देता है, सर्वाइकल का कैंसर करवाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर आता है। अब बात करते हैं, जब सर्वाइकल कैंसर की जांच करते हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए मेनली क्या करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। और जो पैप स्मीयर होता है ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है या ससेप्टिबल टेस्ट होता है, तो केवल ये क्या होता है,
ससेप्टिबल टेस्ट होगा, एक ससेप्टिबल टेस्ट किया जाता है, यहां पर पैप स्मीयर किया जाएगा। अब पैप स्मीयर के दौरान क्या यूज किया जाता है, तो यहां पर एरी स्पैचुला का, जब भी आप पैप स्मीयर करते हैं तो एरिज स्पैचुला का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो पैप स्मीयर के दौरान क्या करते हैं, यूज द एरिज स्पैचुला, स्पैचुला का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये मेनली क्या होता है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है। कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, तो यहाँ पर जो सभी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं, जो केवल क्या होते हैं, यहाँ पर ससेप्टिबल या जो टेस्ट किए जाते हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी को पता करने के लिए, वो सभी टेस्ट किसमें आते हैं, तो यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होगा, तो सेकेंड लेवल का प्रिवेंशन है सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होता है जो सभी क्या होते हैं, यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट किसमें किए जाएंगे, तो सेकेंडरी लेवल का जो प्रिवेंशन होता है उसमें जो भी ससेप्टिबल टेस्ट किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट में यहाँ पर सभी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये मेनली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। आपको बिल्कुल एकाग्रचित होकर के कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए। तो यहाँ पर मैंने बात करी है कि मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा होगा, तो यहाँ पर मेनली होता है एचपीवी वायरस होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से इसको जाना जाता है, जो मेनली सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पैप स्मीयर क्या होता है, तो पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ये क्या है, ससेप्टिबल टेस्ट कह दो इसको, या इसको कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और सभी स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन करवाते हैं। बात करें कि पैप स्मीयर में क्या यूज करते हैं, तो स्पैचुला, एरी स्पैचुला का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसे पैप स्मीयर को किसने दिया था, इट इज डिस्कवर्ड बाय, बात करें अगर पैप स्मीयर किसने दिया, तो पैप स्मीयर इट इज डिस्कवर्ड बाय पैप निकोलाउ। पैपनिकुलाउ ने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर इसके नाम पर इसका टेस्ट का नाम रख दिया गया है। तो पैपनिकुलाउ ने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी पैप स्मीयर टेस्ट की। तो पैप स्मीयर टेस्ट सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन में जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और सभी स्क्रीनिंग टेस्ट सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में जाते हैं। पैपनिकुलाउ ने इसको ढूंढा था, डिस्कवर किया था। सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा, और मोस्ट कॉमन पाया जाता है वर्ल्ड में एसटीडी हो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अभी इसमें मेनली क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से क्या करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट बना करके रखते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, तो उसमें मेनली चांसेस होते हैं फीमेल्स में कि उनमें क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ओवेरियन कैंसर की, कि ओवेरियन कैंसर होता है मेनली, और ओवेरियन कैंसर के लिए जो कैंसर करवाते हैं या उसके लिए जो मार्कर यूज किया जाता है 125 CA 125 किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे सकता हूं कि यहाँ पर CA 125 कौन से कैंसर के लिए यूज करते हैं, तो CA 125 का यूज किया जाता है। ये क्या है, एक CA 125 एक ट्यूमर मार्कर होता है, किसके लिए करवाते हैं, तो ओवेरियन कैंसर के लिए जो ट्यूमर मार्कर करवाया जाता है कौन सा होता है, CA 125 होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं वापस से यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन की मैं बात कर दूं कि यहाँ पर मेनली आपको क्या देखने को मिल सकता है, ट्राइकोमोनियासिस की मैं बात करूं तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस से फैलने वाला एक इंफेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप स्टार मार्क लगा करके, ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, तो ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक डिजीज होती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट की बात करें ट्राइकोमोनियासिस से, तो ये क्या है, एक प्रोटोजोल डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक एसटीडी होती है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा जिसके द्वारा डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस।
ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस होता है, ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होगा। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस पॉजिटिव एजेंट होता है और ये क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। आगे बात करते हैं इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस में या प्रोटोजोआ से, तो ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो वेजाइना और सर्विक्स का कलर होता है कैसा देखने को मिलेगा, या सर्विक्स और वेजाइना होती है इसमें कैसी हो जाती है, तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी वजाइना एंड सर्विक्स देखने को मिलती है। स्ट्रॉबेरी वजाइना और सर्विक्स कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वजाइना और सर्विक्स देखने को मिलेगा। अब आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी, देखी नहीं होगी तो उसकी खुशबू महसूस करी होगी, या आपने क्या किया होगा, या तो स्ट्रॉबेरी खाई होगी या देखी होगी या आपने उसका खुशबू महसूस करी होगी। तो स्ट्रॉबेरी होती है उसके जैसी अगर वजाइना या सर्विक्स का एपीरियंस हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है ट्राइकोमोनियासिस के नाम से जाना जाएगा, जो कि एक प्रोटोजोल डिजीज होती है, जो कि ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस से फैलने वाली एक प्रोटोजोल डिजीज है, जिसमें मेनली स्ट्रॉबेरी वजाइना देखने को मिलती है। लेकिन एक और स्ट्रॉबेरी का अगर क्वेश्चन आ गया है तो एक और क्वेश्चन मैं निकाल करके आपको देता हूं कि स्ट्रॉबेरी जो टंग होती है वो किसमें देखने को मिलती है। तो बात करें अगर कावासाकी डिजीज की मैं बात करूं, कावासाकी डिजीज की अगर बात करते हैं कि कावासाकी डिजीज में क्या होता है, तो कावासाकी डिजीज में मेनली क्या देखने को मिलेगा, यहां पर स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि स्ट्रॉबेरी टंग किसमें देखने को मिलती है, कावासाकी डिजीज में मिलती है। लेकिन बात पूछ ली जाए कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वजाइना या स्ट्रॉबेरी सर्विक्स किसमें देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेगा ट्राइकोमोनियासिस में, जो कि एक प्रोटोजोल डिजीज होती है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस से फैलने वाली डिजीज है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पर लिखे हुए जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मोस्ट कॉमन यहां पर एचपीवी का वायरस का इंफेक्शन होता है। तो जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में यहां पर पढ़ने वाले हैं सिफिलिस के बारे में, हर्पिस के बारे में। यहाँ पर अपन डील में अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे हर्पिस क्या होता है, क्योंकि सिंप्लेक्स वायरस होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे, सिफिलिस के बारे में डील करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो डिजीज, इनके बारे में अच्छे से थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डील करने वाले हैं, डील करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन देखते हैं पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सिफिलिस के बारे में कि सिफिलिस क्या होता है। तो सिफिलिस अपन ने देखा था कि एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, ट्रैपोनिमा पैलिडम से फैलने वाली डिजीज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन का होता है, और इसके क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या डायग्नोसिस होगा, इसके बारे में डिटेल में अपन डील करेंगे। तो आपको लिखना है सिफिलिस के बारे में। स्टार्ट करते हैं सिफिलिस। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। इसलिए आपको अपने अरमानों की आंधी में अपने आप के लक्ष्य को जुना बना करके लक्ष्य को एक मजबूत दिशा में आपको दिशा देनी है। और सिर्फ जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा करके लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो लक्ष्य के पास में पहुंच जाओगे। और अगर आप आधे रास्ते में जाकर के वापस से लौटते हैं तो आपको कभी नहीं लौटना है, क्योंकि वापस आने के लिए भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितना आप चले गए हैं। तो जितना आप चले गए हैं उससे आधी दूरी में पहुंच गए तो आधी दूरी आपको जाना है, आपको लक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आपको बीच में से लौटना नहीं है। आगे बात करते हैं सिफिलिस के बारे में। तो सिफिलिस का अपन ने पढ़ा हुआ था, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, एसटीडी होती है। तो बैक्टीरियल डिजीज में ये क्या है, एक एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली डिजीज होती है। बात करिए अपन ने पॉजिटिव एजेंट के बारे में, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रैपोनिमा पैलिडम। ट्रैपोनिमा पैलिडम से फैलने वाले एक डिजीज होती है, जो कि मेनली क्या होता है, एक
स्पाइरोकेट होता है। स्पाइरोकेट का मतलब होता है कि ये एक स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। अब स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, क्या क्या करवा सकता है, तो एक तो ये सिफिलिस करवा सकता है। बात करें सेकंड नंबर पे, ये याज करवा सकता है। तो स्पाइरोकेट्स क्या क्या करवा सकता है, एक तो सिफिलिस करवा दिया इसने, एक याज करवा सकता है, या फिर बात करें कि इसमें फीवर करवा सकता है। और फीवर में कौन सा फीवर देखने को मिलेगा, तो रिलैप्सिंग फीवर के लिए भी जिम्मेदार होता है स्पाइरोकेट या स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये क्या करवा सकता है, रिलैप्सिंग फीवर भी करवा सकता है। तो ये मेनली याद करवा सकता है, रिलैप्सिंग फीवर करवाएगा। और आपका मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरोकेट क्या करवाता है, सिफिलिस करवाता है, या फिर बात करें कि ये लाइम डिजीज भी करवा सकता है। तो ये ऐसी बहुत सारी स्पाइरोकेट के द्वारा याद हो सकता है, रिलैप्सिंग फीवर करवा सकता है और लाइम डिजीज करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मेनली क्या होता है सिफिलिस। तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, एसटीडी में आती है। ट्रेपोनिमा पैलिडम इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, जिसे स्पाइरोकेट के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइरोकेट स्पाइरल शेप का होता है, इसीलिए इसे स्पाइरोकेट कहते हैं। बात करें ये क्या होता है, याद करवा सकता है, रिलैप्सिंग फीवर करवा सकता है और लाइम डिजीज करवा सकता है। तो ये मेनली इसके क्या हो गया। और सिफिलिस की वजह से ऐसी कौन सी एसटीडी है जो कि मेनली क्या करवा देती है, यहां पर इट कॉज डेथ। सिफिलिस की वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, बात करते हैं इसका एमओटी क्या देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के एमओटी क्या होगा, एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। तो फर्स्ट तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपके सामने है कि ये क्या है, एक सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली डिजीज होती है। अब सेक्सुअल कांटेक्ट में कौन कौन से सेक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट ओरल सेक्स से फैल सकती है, बिल्कुल फैल सकती है, जेनाइटल सेक्स से फैल सकती है, या फिर आपकी एनल सेक्स से भी फैल सकता है। तो ये मेनली किससे फैलता है, तो मोस्ट कॉमन जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलेगा, तो मोस्ट कॉमन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। और क्या होता है, ओरल सेक्स से फैल सकती है, जेनाइटल सेक्स से और एनल सेक्स से। तो मेनली इसमें जेनाइटल सेक्स से फैलती है। आगे बात करें कि सेकंड नंबर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या देखने को मिल सकता है, तो ये हो सकती है पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। अब यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन में निकाल कर देता हूं, पूछ लिया जाए पेरीनेटल ट्रांसमिशन के बारे में, पूछ लिया जाए वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, या बात कर ली जाए कि यहां पर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के बारे में। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है कि या तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन हुआ, वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, तो मदर टू फीटस। अगर कोई भी इंफेक्शन है वो मदर टू फीटस, अगर मदर से फीटस में फैलने वाला जो इंफेक्शन होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ट्रांसप्लेसेंटल। मदर से प्लेसेंटा के थ्रू अगर उसके फीटस में कोई भी इंफेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है पेरीनेटल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाएगा, जिसमें भाभी जी से उसके बच्चे में क्या हो जाता है, इंफेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। इसे ही नाम देते हैं पेरीनेटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन के बारे में कहा जाएगा। बात करते हैं यहां पर इन्फेक्टेड आईवी ड्रग यूजर्स। इन्फेक्टेड आईवी ड्रग यूजर्स में भी ये फैल सकती है या इन्फेक्टेड निडल से फैल सकती है। अब इसका मीनिंग हो गया कि ये जो डिजीज होती है वो या तो मेनली तो किससे फैलेगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, प्रोस्टिट्यूशन की वजह से फैलता है। अगर आपने, अब मान लीजिए आप अपनी भावना पर कंट्रोल ना करके अगर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसमें अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में आपने
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो आपको चांसेस होते हैं कि वो डिजीज है सिफिलिस वो आपको भी हो सकती है। डिजीज थी वो इन्फेक्टेड पर्सन से आप में जो हेल्दी पर्सन है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी तो इसे नाम दिया जाता है। यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है। बात करें इन्फेक्टेड ड्रग यूजर से फैल सकती है। अगर मान लीजिए आपने बार बार में नशा करने वाले लोगों को देखा होगा जो कि मेनली ड्रग्स लेते हैं, आईवी निडल से लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, एक इंजेक्शन का कुछ भाग निडल में पहले खुद को दे दिया, वही निडल निकाल करके दूसरे को भी दे देते हैं। तो ये मेनली क्या होता है उस पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या हो सकती है ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये क्या हो गया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ लिया है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली इसके 4 स्टेज देखने को मिलेगा। 4 स्टेज होती है। बात करें पहली स्टेज कौन सा होगा तो पहली स्टेज में आती है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड टर्सरी स्टेज। तो बात करते हैं प्राइमरी स्टेज के। तो प्राइमरी स्टेज में मेनली क्या होगा यहाँ पर जो बैक्टीरिया था उसका क्या देखने को मिलेगा सोर और चैंसर होते हैं वो बनने लग जाएगा अराउंड द जेनाइटल ऑर्गन के आसपास में। उसके चारों ओर क्या बन जाएंगे सोर और चैंसर बन जाते हैं, घाव हो जाएगा, वार्ड्स बन जाते हैं, ब्यूबोज बन जाते हैं, शोर हो जाता है, घाव हो जाते हैं या फिर वहां पर चैंसर डेवलप हो जाते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये जेनाइटल एरिया के अराउंड हो सकता है, एनल के अराउंड में हो सकता है। बात करें यहाँ पर ओरल के आसपास लिप्स और ओरल कैविटी में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को नाम दिया जाता है। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इसमें स्टेजेस के बारे में। तो इसकी कितनी स्टेज होती है 4 स्टेज होगी, 4 स्टेज देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज देखने को मिलेगी। अब प्राइमरी स्टेज में क्या होता है तो प्राइमरी स्टेज में सोर एंड चैंसर होंगे, सोर एंड चैंसर डेवलप हो जाएंगे अराउंड द जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन के चारों तरफ क्या हो जाते हैं सोर और चैंसर होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे। एनल एरिया के आसपास हो जाते हैं, एनल एरिया में। और यहाँ पर लिप्स और माउथ या और लिप्स और ओरल कैविटी पे या माउथ पर देखने को मिलेगा। तो माउथ या ओरल कैविटी पर भी देखने को मिलते हैं सोर और चैंसर। तो ये मेनली आपका देखने को मिला। सेकंड नंबर पर बात करते हैं ये सोर और चैंसर होते हैं ये क्या बताते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि एंट्री ऑफ बैक्टीरिया है वो एंटर कर गया है बॉडी में। तो इट इंडिकेट द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो ये क्या अब जैसे सोर और चैंसर बने घाव हुए तो उसको पता लगेगा, आप बता सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है वो एंट्री कर चुका है। तो ये क्या करेंगे इट इंडिकेट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। बॉडी में क्या हो गया कि बैक्टीरिया ने एंट्री मार ली है। बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं तो सोर और चैंसर होंगे वो कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बनते हैं, पेन लेस होते हैं, स्मॉल होंगे, राउंड देखने को मिलते हैं, पेन लेस होते हैं, पेन इनमें दर्द अभी तक इनमें नहीं होता है तो स्मॉल बनेगा, राउंड होते हैं और पेनलेस सेंसर बनते हैं। तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा और ये सबसाइड हो जाते हैं। ये स्मॉल राउंड पेनलेस ओपनिंग होती है और ये क्या हो जाती है सबसाइड हो जाती है विथ इन। अब ये कब सबसाइड हो जाती है तो 4 से 6 वीक में ये मेनली क्या हो जाएगा वापस से सबसाइड हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पढ़ी अपन ने सौर और चैंसर बनते हैं अराउंड द जेनाइटल ऑर्गन एनल एरिया जोर लेफ्ट और माउथ के आसपास में मेनली देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके ओरल एरिया के आसपास में क्या बना हुआ है सोर या चैंसर बने हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया की आप बॉडी में एंट्री हो गई है। ये क्या होते हैं सोर और चैंसर स्मॉल राउंड होते हैं, पेनलेस होते हैं और सबसाइड हो जाते हैं। 4 से 6 वीक में क्या हो जाएंगे सबसाइड हो जाते हैं। बात करें सेकेंडरी स्टेज की
सेकंड नंबर बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या होती है? अब मेनली जो सेकेंडरी स्टेज में ये श्वार कैंसर बने थे उसमें क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाएगा। तो आफ्टर द 4 to 10 वीक के बाद में, 4 से 10 वीक बाद में जो स्किन रैशेस थे वो कैसे हो जाते हैं? तो यहाँ पर आप आफ्टर 4 to 10 वीक, 4 से 10 वीक बाद में श्वार और कैंसर थे या फिर जो रैशेस थे, रैशेस श्वार और कैंसर थे या रैशेस थे वो कैसे हो जाएंगे? एपियर हो जाते हैं। कौन से कलर के देखने को मिलेगा? तो एपियर कॉपर कलर, कॉपर कलर का देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपके क्या बने थे 4 से 10 वीक बाद में रैशेज होंगे वो कॉपर कलर के हो जाते हैं। मेनली कहां पर देखने को मिलते हैं? तो स्पेशली कहां पर होंगे ये कॉपर कलर के? स्पेशली ऑन द पाम एंड सोल, पाम और सोल पर देखने को मिलता है। अब पाम क्या होती है? जो हाथों की हथेलियां होती है उसे पाम कहते हैं, और पैरों के जो तलवे होते हैं उन्हें सोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज में 4 से 10 वीक बाद में रैशेज होंगे वो एपियर कॉपर कलर के हो जाते हैं। मेनली कहां पर? तो पाम और सोल के रैशेज है वो क्या हो जाएंगे? कॉपर कलर के हो जाएंगे। एंड लेटर ऑन होल बॉडी, और धीरे धीरे करते हुए पूरी बॉडी में कैसे कलर के रैशेज हो जाते हैं? तो कॉपर कलर के रैशेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से कलर के रैशेज होते हैं? तो कॉपर कलर के यहाँ पर रैशेज देखने को मिलता है। अब पर्सन कंप्लेन करेगा, उसको पेन होने लग जाएगा तो पेनफुल होने लग जाएगा। बात करें उसमें फीवर आ जाता है और लिम्फ नोड के स्वलन होने लग जाती है तो इसमें क्या होगा? पेन होता है। बात करें उसमें फीवर आने लग जाएगा तो फीवर हो जाएगा, और लिम्फ नोड होगी, लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है। तो ये मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर कि सेकंड स्टेज में पेनफुल हो जाएंगे, फीवर आने लग जाएगा, लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है राउंड और पेनलेस होते हैं, सबसाइड हो जाते हैं 4 से 6 वीक में। लेकिन सेकेंडरी स्टेज में ये पेनफुल हो जाते हैं, फीवर आने लग जाएगा और लिम्फ नोड के स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सब देखने को मिलता है। आगे बात करें यहाँ पर लेटेंट स्टेज के बारे में, तो ऑल सिम्टम है वो क्या हो जाएंगे? सबसाइड होने लग जाते हैं। यहाँ पर जो शोर थ्रोट वगैरह शोर रैशेज बने थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, और पेशेंट को लगेगा कि वो क्या होने लग गया है? रिकवर होने लग गया है या क्योर हो गया है। तो बात करते हैं थर्ड नंबर स्टेज की, और थर्ड नंबर की जो स्टेज होती है उसे लेटेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो लेटेंट स्टेज की बात करें तो यहां पर ऑल शोर एंड रैशेज डिसअपियर, शोर एंड जो रैशेज बने थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, एंड पेशेंट को लगेगा कि वो क्या हो गया है? रिकवर होने लग जाता है। तो पर्सन को लगेगा, पेशेंट फील करता है दैट ही हैज रिकवर्ड, पेशेंट फील्स दैट ही हैज रिकवर्ड, कि उसको लगता है पेशेंट को कि वो क्या हो गया है? क्योर्ड हो गया है, रिकवर्ड हो गया है डिजीज से या क्योर्ड हो गया है। तो पर्सन को ऐसा लगने लग जाएगा। लेटेंट स्टेज में पहुंचते ही पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके जो भी शोर एंड रैशेज बने थे डिसअपियर हो जाएंगे, और पर्सन हंसी खुशी से रहने लग जाता है और सोचता है मैं बेफिक्र हो गया, बेटेंशन हो गया है, अब मेरे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिजीज से रिकवर कर गया हूं या क्योर ही कर गया हूं। तो ये मेनली देखने को मिलेगा थर्ड स्टेज में, जिसे लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। बात करेंगे फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, तो फोर्थ स्टेज में जाते जाते आपको क्या हो जाता है? टर्सरी स्टेज की बात करेंगे। टर्सरी स्टेज क्या होती है? टर्सरी स्टेज में मेनली 10, 20, 30 साल बाद में वापस से सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, जिसमें मेनली हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा मसल्स मूवमेंट का, वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल देखने को मिल सकता है। सीवियर लिवर डिजीज हो सकती है या उसको ब्रेन डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर मेनली बहुत सी सारी चीजों से आपको सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं यहाँ पर
टर्सरी स्टेज की फोर्थ स्टेज है टर्सरी स्टेज। टर्सरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। टर्सरी स्टेज क्या होती है? तो टर्सरी स्टेज में जो सभी होते हैं यहां पर पूरी तरीके से आफ्टर 10 20 30 साल के बाद में, आफ्टर या 10 साल 20 साल या फिर आफ्टर 30 ईयर के बाद में क्या होगा, वापस से क्या आने लग जाते हैं, इसमें सीवियर सिम्टम आने लग जाएंगे। सीवियर सिम्टम्स आकार लाइक कौन कौन सा हो सकता है? तो यहां पर हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या इसे एमआई के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर ने एमआई के बारे में पढ़ा हुआ है, इसकी सीवियरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हार्ट अटैक हो सकता है। बात करें लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा, और लॉस ऑफ विजन को नाम दिया जाता है ब्लाइंडनेस। लॉस ऑफ विजन होगा। लॉस ऑफ विजन में क्या आता है, इसे कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस हो जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाता है। लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो भी क्या होने लग जाता है, यहाँ पर लॉस होने लग जाएगा। जॉइंट में पेन होगा। लीवर की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जॉइंट पेन होगा, और जॉइंट पेन को नाम दिया जाता है अर्थरालजिया के नाम से जाना जाता है। तो अर्थरालजिया कह सकते हैं। जॉइंट पेन क्या होगा, मसल्स में पेन होने लग जाएगा, मसल्स पेन, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, और इसे नाम दिया जाता है माइल्जिया के नाम से जाना जाता है। मसल्स पेन को लीवर का डिजीज हो सकती है, तो सीवियर लीवर डिजीज, सीवियर लीवर डिजीज देखने को मिलेगा, जिसे मेनली क्या हो सकता है, यहाँ पर लीवर फेल्योर देखने को मिलेगा। लीवर की सीवियर डिजीज देखने को मिल सकती है। अब ये क्यों हुई है, क्योंकि बैक्टीरिया था लेटेंट स्टेज के दौरान, वो अफेक्ट करेगा मेनली ब्रेन, हार्ट, आईज, ब्लड को। अब यहाँ क्या था, लेटेंट स्टेज के दौरान जो भी बैक्टीरिया था वो क्या करने लग जाएगा, बैक्टीरिया अफेक्ट था। अब जो बैक्टीरिया था लेटेंट स्टेज में वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर उस अफेक्ट करने लग गया हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, ब्लड वेसल्स को, आईज को, एंड मसल्स एंड जॉइंट। मसल्स और जॉइंट को उसने जाकर के क्या कर दिया है, यहाँ पर अफेक्टेड कर दिया है। तो उसकी वजह से मेनली साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा 10 20 30 साल के बाद में। पर्सन जहां पर रिकवर हुआ था उससे 10 20 30 साल बाद में उसमें वापस से क्या आने लग जाते हैं, सीवियर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के सीवियर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब अपन ने विजन लॉस की बात करी है, तो लॉस ऑफ विजन के बारे में अपन ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से मैंने पहले भी आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, एक बार और वापस से अगर कोई लिखना चाहे तो जल्दी से लिख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द most common cause of blindness, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा ब्लाइंडनेस का, तो क्या होता है, कैटरैक्ट होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का इंडिया में। बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस की बात पूछ ली जाए कि बच्चों में कौन सा होता है, तो यहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मेनली क्या देखने को मिलता है, बच्चों में ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फेक्टियस, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस, इन्फेक्टियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का इन्फेक्टियस कॉज के बारे में पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन सा है, तो यहाँ पर ट्रैकोमा आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया में, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो कैटरैक्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया इन चिल्ड्रंस की बात पूछ ली जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके अब की बात पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फेक्शन
इन्फेक्टियस ब्लाइंडनेस का कौन सा कोज होता है, तो वहां आंसर देना है आपको ट्रैकोमा देना होगा। तो ये 3 क्वेश्चन और आपके यहाँ से क्या हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। अब इसके बारे में अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। डायग्नोस्टिक मेजर के बारे में बात करेंगे कि डायग्नोस्टिक मेजर इसके क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से इसके डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए आपको इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपने पढ़ लिया है, इंक्यूबेशन पीरियड 9 से लेकर के 90 दिन का देखने को मिलता है। तो अगर आप वापस से लिखना चाहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, तो इसका आईपी के बारे में लिख लीजिए। आईपी ऑफ सिफिलिस का कितना देखने को मिलेगा, तो 9 to 90 डेज, 9 से लेकर के 90 दिन का यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे किसका डायग्नोस्टिक मेजर क्या देखने को मिलेगा, या इसका डायग्नोसिस क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक मेजर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे डायग्नोसिस किए जाते हैं। वाशरमैन टेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर सिफिलिस अगर पूछ लिया जाए वाशरमैन टेस्ट किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं। तो वाशरमैन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सिफिलिस के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें कांस टेस्ट किसके लिए करेंगे, सिफिलिस के लिए करते हैं। वीडीआरएल टेस्ट करते हैं। और ये तीनों ही क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं, केवल ससेप्टिबल टेस्ट होते हैं। तो वाशरमैन टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है। बात करें सेकंड नंबर पे कि कांस टेस्ट क्या होता है, तो कांस टेस्ट होता है वो क्या होता है, ट्यूब फ्लोक्यूलेशन मेथड है। ट्यूब फ्लोक्यूलेशन मेथड होता है। कौन सा होता है, कांस टेस्ट होगा। बात करें थर्ड के बारे में, तो थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहां पर पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं मेनली। वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर आपको लिखना है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो मेनली वीडीआरएल क्या है, वीडीआरएल होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। और इसकी खोज कहां पर की गई, तो न्यूयॉर्क में इसका खोज हुई थी। न्यूयॉर्क में इसको खोजा गया था, तो वहां पर इसका नाम रखा गया है वीडीआरएल। वीडीआरएल का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। न्यूयॉर्क में इसके डिस्कवरी करी थे। ये क्या होता है, ये एक स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट है। तो बात करें यहां पर क्या है, ये एक स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट है। और ये तीनों ही टेस्ट होते हैं वो क्या है, केवल और केवल ससेप्टिबल टेस्ट होते हैं। ससेप्टिबल टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं। तो क्या है, केवल ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताते हैं मेनली, यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं। कांस टेस्ट और वाशरमैन टेस्ट को अभी में इसको मेनली इसका रिसेंटली यूज नहीं किया जाता है, वीडीआरएल का यूज करते हैं। लेकिन क्या है, ये ससेप्टिबल टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। अब बात करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में। अगर आपने बात कर दी कि ये ससेप्टिबल है, तो इसको कंफर्मेटरी कौन सा होगा, कंफर्म करने के लिए भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए ना मेरे दोस्तों। अगर मान लीजिए आप ससेप्टिबिलिटी के आधार पर जाएंगे, शक करेंगे, तो शक क्या करवा सकता है, आपके घरों में भी या क्या करवाएगा, लड़ाइयां करवा सकता है। इसलिए आपको शक नहीं करना है, पहले कंफर्म करना है, उसके बाद में ही जाकर के आपको क्या करना है, उसके बारे में पूरा पता करके फिर आपको डिसीजन लेना होता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो मेनली एफटीए एबीएस देखने को मिलेगा। एफटीए एबीएस का मतलब होता है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो एफटीए एबीएस होता है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी
फ्लूरोस एंड ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एफटीए एबीएस होगा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। एफटीए एबीएस का मतलब होता है फ्लूरोस एंड ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सेकंड की बात करें तो एमएचएटीपी, एमएचएटीपी होता है जहां पर ट्रेपोनिमल पैलिडम MHATP, सेकंड जो टेस्ट होता है MHATP के नाम से जाना जाता है। तो MHATP क्या होता है? MHATP का मतलब होता है, यहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा ट्रेपोनिमल पैलिडम। तो यहां पर MHATP का मीनिंग लिखना है, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रेपोनिमल पैलिडम माइक्रो हिम एग्लूटिनेशन। ट्रेपोनिमल पैलिडम माइक्रो हिम एग्लूटिनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। MHATP होता है ट्रेपोनिमल पैलिडम माइक्रो हिम एग्लूटिनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन बात कर दी जाए कि फीटल इन्फेक्शन है तो उसको किससे डायग्नोस करते हैं, तो यहां पर आपको लिख लेना है, फीटल में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है सिफिलिस का, तो फीटल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए आपको पॉलीमरेज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसको किया जाएगा। तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, तो पीसीआर के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेनली देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन का होता है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो दो टाइप के डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहला होता है कि यहाँ पर आपका ससेप्टिबल डायग्नोसिस है। बात करें कंफर्मेटिंग डायग्नोसिस के तो वाशरमैन टेस्ट होता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कांस टेस्ट है, ये क्या है, फ्लोरोसेंट या फ्लोकुलेशन ट्यूब फ्लोकुलेशन मेथड होता है। वीडीआरएल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फुल फॉर्म पूछी जाती है वीडीआरएल। वीडीआरएल का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसको जाना जाएगा। न्यूयॉर्क में इसकी खोज हुई थी। स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करें कि इसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा, तो यहाँ पर मुस्कुराना हर लड़की की अदा है और जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो आपको जब भी कोई लड़की मुस्कुराती है उसको हमेशा प्यार नहीं समझना है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एफटीए एबीएस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूरोसेंट ट्रेपोनिमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एमएचएटीपी होगा ट्रेपोनिमा पैलिडम माइक्रो हिमएग्लूटिनेशन टेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर फीटल में इंफेक्शन हुआ है तो उसके लिए क्या करवाना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवानी होती है। ये क्या मेनली देखने को मिलेगा, एंटीजन टेस्ट होता है। आगे इसी तरीके से आपका ये क्या हो गया, डायग्नोस्टिक मेजर हो गया है। अब डायग्नोसिस का आपने पता कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे, ड्रग ऑफ चॉइस की क्या देखने को मिलती है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बात करने वाले हैं ट्रेपोनिमल पैलिडम के, यहाँ पर कि यहाँ पर मेनली इसका जो सिफिलिस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि सिफिलिस का जो ट्रीटमेंट होता है क्या देखने को मिलेगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसका पेनिसिलिन जी एंड बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि कौन सी यहां ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस के केस में। और पेनिसिलिन कौन सी, तो बेंजाथिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन। आगे बात करें कौन सी एक और होती है, तो पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होगा सिफिलिस का। यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, पेनिसिलिन बेंजीन होती है या फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन, या बात करें पेनिसिलिन जी की तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब पेनिसिलिन क्या थे, यहाँ पर फर्स्ट डिस्कवरी एंटीबायोटिक, फर्स्ट
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में कि फर्स्ट डिस्कवरी जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थे। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपके फार्मा में पूछा जा सकता है। बात करें किसने इसकी खोज करी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। मेनली किसके, पेनिसिलिन की, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। अब मेन इसमें एक रिएक्शन देखने को मिलती है और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि यहां पर क्या देखने को मिलेगा। एक रिएक्शन होती है जिसे जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन। अब जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन क्या होती है, तो पेनिसिलिन के केस में स्पाइरोकेट की जो रिएक्शन होती है तो रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है पेनिसिलिन की इन द केस ऑफ स्पाइरोकेट बैक्टीरिया। स्पाइरोकेट बैक्टीरिया के केस में जो रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है पेनिसिलिन की उसे जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इट इज ए रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन ऑफ द it is a responsible reaction of पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है इन केस ऑफ स्पाइरो केट बैक्टीरिया। स्पाइरोकेट बैक्टीरिया के केस में क्या होती है, जो रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है पेनिसिलिन की उसे जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये रिएक्शन होती है, इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में पेनिसिलिन की वजह से क्या था, स्पाइरोकेट बैक्टीरिया के केस में अगर पेनिसिलिन दी है तो उसमें एक रिएक्शन हो सकती है जिसे जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब अगर ये रिएक्शन हो गई है तो क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो यहां पर पेन देखने को मिलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, पेन के साथ साथ में फीवर देखने को मिलता है, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगा, ईचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, रैशेज डेवलप हो जाते हैं और इसके साथ साथ टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। पर्सन होगा शोक में चला जाएगा तो हाइपोटेंशन होगा इसको, और उसके साथ साथ फ्लशिंग, हाइपोटेंशन के साथ साथ में फ्लैशिंग या पेल कलर का उसका बॉडी हो जाएगी तो फ्लैशिंग देखने को मिलता है। तो ये इसके मेनली साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है तो उसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, वहां पर रैशेज डेवलप हो जाते हैं, हाइपोटेंशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन शॉक में जा सकता है और उसका बीपी होगा, वैसोडाइलेशन होगा। तो वैसोडाइलेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, हाइपो टेंशन देखने को मिलेगा। और हाइपोटेंशन अगर सीवियर हो जाता है, जहां पर जो शॉक कब कहेंगे, तो शॉक का मतलब होता है जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड होती है बॉडी और टिश्यू की, वो उसको आपूर्ति या उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे नाम दिया जाता है, शॉक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पेन, फीवर, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन होगा, रैशेज होगा, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, फ्लैशिंग हो जाएगा और वैसोडाइलेशन हो जाता है, उसकी वजह से पूरा फ्लैशिंग हो जाती है। आगे बात करते हैं ये सबसाइड कब हो जाएगी, तो ये 12 से 24 घंटे में सबसाइड हो जाती है। तो 8 सबसाइड विथ इन 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे में ये सबसाइड हो जाती है। तो ये अपन ने बहुत ही बड़ा टॉपिक है डील कर लिया है। यहाँ पर मेनली अपन ने पढ़ा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में एसटीडी पढ़ी। एसटीडी का मेन पहला जो चैप्टर यहाँ पर अपन ने पढ़ा है सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मेनली बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है, एक स्पाइरोकेट से फैलता है जो कि स्पाइरल शेप का एक बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होता है स्पाइरोकेट, जिसे ट्रेपोनिमा पैलिडम के नाम से जानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन का होता है। मेनली बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा, जिसमें एनल सेक्स से हो सकता है, ओरल सेक्स से और जेनाइटल सेक्स से देखने को मिलता है। सेकंड पे बात करी थी कि ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसमें भाभी जी से अब उसके बच्चे में जा सकता है या मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड नंबर पे बात करी थी कि यहाँ पर आईवी ड्रग यूजर से इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करें डायग्नोसिस का, डायग्नोसिस में उसके बाद बात करें अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो 4 स्टेजेस होती है। प्राइमरी स्टेज जिसमें मेनली शोर और कैंसर होते हैं वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहां पर होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन के अराउंड हो जाएंगे, एनल के आसपास हो जाते हैं, ओरल और माउथ में मेनली देखने को मिलते हैं, लिप्स के आसपास। बात करें ये पेनलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं और राउंड शेप के देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे अपन ने बात करी थी यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज, तो सेकेंडरी स्टेज में ये पेनफुल हो जाते हैं और मेनली इसमें क्या आते हैं, कॉपर कलर के हो जाएंगे रैशेज, मेनली पाम एंड शोल में देखने को मिलते हैं और एंटायर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं, पेनफुल होते हैं। थर्ड नंबर पे बात करी थी अपन ने, जो थर्ड स्टेज थी लेटेंट स्टेज में पर्सन को क्या होगा, उसको ऐसा लगने लग जाता है मैं रिकवर कर रहा हूँ, धीरे धीरे सभी साइन एंड सिम्टम थे सबसाइड हो जाते हैं। टर्सरी स्टेज पढ़ी अपन ने फोर्थ स्टेज में। टर्सरी स्टेज क्या होती है, तो टर्सरी स्टेज में मेनली देखने को मिलेगा सबसे मोस्ट डेंजर होती है सेकंड स्टेज होती है। टर्सरी स्टेज में क्या होगा, तो टर्सरी स्टेज होगी मेनली क्या होता है इसमें कि यहाँ पर लास्ट में जाकर के 10 20 30 साल के बाद में साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं वापस से सीवियर साइन एंड सिम्टम में, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। सेकंड नंबर पे बात करी थी यहाँ पर विजन लॉस हो सकता है, ब्रेन का और सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, विजन लॉस होगा, मसल्स कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टरबेंस हो जाता है, मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होने लग जाता है। और ये मेनली जो बैक्टीरिया था लेटेंट फेज में वो किस किस को अफेक्टेड कर देता है, तो लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, नर्व को, जॉइंट को, सभी मेन ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा। तो डायग्नोसिस होता है 2 टाइप का होता है मेनली, कंफर्मेटिंग डायग्नोसिस एंड ससेप्टिबल डायग्नोसिस। ससेप्टिबल डायग्नोसिस में कांस टेस्ट पढ़ा, वाशरमैन टेस्ट पढ़ा, वीडीआरएल पढ़ा। वीडीआरएल से मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेनेरियन डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में इसकी खोज हुई थी। ये स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है, कांस टेस्ट होता है यहाँ पर, तो फिक्सेशन टेस्ट है। बात करें यहाँ पर कांस टेस्ट की, तो कांस टेस्ट होता है, ट्यूब फ्लोक्यूलेशन होता है, जबकि फिक्सेशन टेस्ट होता है, वाशरमैन टेस्ट होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर मेनली अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, तो एफटीए एबीएस था। एफटीए एबीएस का मतलब होता था फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। बात करें एमएचटीपी की, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम, माइक्रो एग्लूटिनेशन एंड बच्चों में है, इन्फेंट में तो क्या करेंगे वहां पर मेनली आपको करना था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद में पढ़ा अपन ने मैनेजमेंट के बारे में, तो सिफिलिस का मैनेजमेंट क्या किया, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन क्या होती है, तो बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बात करी अपन ने, ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस था। एंटीबायोटिक जो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी, किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। पेनिसिलिन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। आगे बात करी अपन ने जेरेक्स हेक्समेयर रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन क्या होती है, तो स्पाइरोकेट बैक्टीरिया के केस में अगर पेनिसिलिन देते हैं तो उसकी रिएक्शन हो जाती है, तो उसे जेरिक्स हेक्समेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें पेन होगा, स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड यहाँ पर मेनली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, पर्सन शॉक में चला जाएगा, टैकीकार्डिया और फ्लशिंग देखने को मिलती है। 12 से 24 घंटे में ये रिएक्शन हुई थी सबसाइड हो जाती है। तो बोलो यहाँ पर सियावर रामचंद्र की जय। एक अपन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सेकंड अपन पढ़ेंगे हर्पिस के बारे में, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। तो यहां पर आपको पढ़ना है, मेनली पढ़ने वाले हैं यहां पर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी के बारे में। तो जहां पर अपन ने पढ़ा था एपिस्टेन बार वायरस पढ़ा, जो कि मेनली आपके किसके लिए जिम्मेदार था, वहां पर किसिंग डिजीज के लिए जिम्मेदार था। सेकंड नंबर पे बात करें तो यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं सिफिलिस के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन एचएसवी के बारे में, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी। एचएसवी का अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस।
हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है? एचएसवी के नाम से इसको जाना जाता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा, कॉमनली एसटीडी करवा सकता है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये क्या है? मेनली 2 टाइप का देखने को मिलता है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स का देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप का होता है वो हर्पिस एचएसवी फर्स्ट एंड एचएसवी सेकंड। तो 2 टाइप हो गया, एचएसवी फर्स्ट एंड बात करें एचएसवी सेकंड की, तो एचएसवी सेकंड होता है वो कौन सा होता है? तो मेनली यहाँ पर जेनाइटल हर्पिस कराएगा। बात करें एचएसवी फर्स्ट की तो मेनली ओरल हर्पिस होता है। ओरल क्या करवाता है? ओरल हर्पिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एचएसवी फर्स्ट इज आल्सो नोन एज ओरल हर्पिस। बात करें एचएसवी सेकंड, तो एचएसवी सेकंड होता है जेनाइटल हर्पिस के नाम से जाना जाता है। जेनाइटल हर्पिस के नाम से जाना जाएगा। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो एचएसवी फर्स्ट होता है। ये क्या होगा? मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। एचएसवी फर्स्ट होता है, मेनली मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन में क्या करवाता है? ये मेनली क्या करवाता है? कोल्ड शोर करवा सकता है। यहाँ पर कोल्ड के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। कोल्ड शोर करवाएगा, किसिंग करने से होता है, या फिर कांटेक्ट सलाइवा के कांटेक्ट में आने की वजह से फैल सकता है। तो ये किस तरीके से, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर ओरल सेक्स से ये फैल सकता है। अगर आप ओरल सेक्स करते हैं उससे हो सकता है। बात करें किसिंग करने से हो सकता है। अगर आपने सोना मोना जानू आपकी इन्फेक्टेड थे एचएसवी से, एचएसवी फर्स्ट से, और आपने जाकर के उसको किस कर दिया है, तो भी ये क्या हो सकता है? फैल सकता है। सलाइवा के कांटेक्ट में आने की वजह से फैल सकता है। अब यहाँ पर जब भी आप किसिंग करोगे तो यहाँ पर अगर किसिंग में क्या होता है, अगर सलाइवा का कांटेक्ट होता है तो ही फैलता है। अगर सलाइवा का कांटेक्ट नहीं होगा तो ये मेनली नहीं फैलता है। बात करते हैं जेनाइटल हर्पिस का, तो एचएसवी सेकंड होता है। जेनाइटल हर्पिस के नाम से इसको जाना जाता है। मेनली किससे? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जेनाइटल सेक्स। जेनाइटल सेक्स से मेनली फैलता है। तो जेनाइटल सेक्स से फैलेगा, एचएसवी सेकंड फैलेगा। बात करें ओरल सेक्स से फैलता है, किसिंग या सलाइवा के सिक्रेशन से या सलाइवा के कांटेक्ट में आने की वजह से फैल सकता है। तो मेनली कौन सा फैलेगा? एचएसवी फर्स्ट। और एचएसवी फर्स्ट होता है, मोस्ट कॉमन होता है, कोल्ड शोर करवा सकता है, ओरल हर्पिस के नाम से जानते हैं। एचएसवी सेकंड को जेनाइटल हर्पिस के नाम से जाना जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जेनाइटल सेक्स करने की वजह से होता है। बात करें अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं कि हर्पिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर के 12 दिन का, 2 to 12 डेज, 2 से लेकर के 12 दिन का, 2 से लेकर 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। 2 से लेकर के 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपके या तो ब्लिस्टर बन जाएगा जो कि ओपन हो जाएगा ब्रेक होकर के, ब्लिस्टर दैट ब्रेक, ओपन ब्लिस्टर बनता है जो कि ब्रेक हो जाएगा, ब्लिस्टर दैट ब्रेक, और क्या हो जाएगा? ब्लिस्टर दैट ओपन। और ओपन कैसे होगा? जो ब्लिस्टर बना था वो अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या हो सकता है? वहां पर टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। टिंगलिंग और प्रिकलिंग, जैसे ऐसे लगता है कि हाँ सुन्न हो गया है, या फिर ऐसे प्रिकलिंग जैसे कोई पिन चुबा रहा है धीरे धीरे, ऐसे वाले अगर सेंसेशन होते हैं तो